नमस्कार, आप देख रहे हैं F4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक पुतिन ने इस जघन्य वारदात पर गहरी संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर पुतिन को शुभकामनाएं दी और साल के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। और इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा केस में जांच पूरी हो चुकी है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा केस में जांच पूरी हुई है। जांच की रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी गई है। हाईकोर्ट जज के आवास से नकदी का यह पूरा मामला सामने निकल के आया था। 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट दी है। 4 मई को सीजीआई को सौंपी गई है रिपोर्ट। अब अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यशवंत वर्मा केस में जांच रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। अब सीजीआई के पास फैसला रखा गया है। उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामदगी के मामले में गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी है। समिति ने इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि नकदी की बरामदगी किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कोई अनियमितता तो नहीं थी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगली प्रक्रिया तय की जाएगी। और एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। बताते हुए चले आपको, भूकंप से पाकिस्तान की धरती हिल गई। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए खबरों में रुक करेंगे। कर्नाटक की तरफ सबसे पहला रुक कर लेते हैं, जहां के कलबुर्गी में एक प्रदर्शन देखने को मिला और यही प्रदर्शन एक और जगह पर हो रही थी। 2 जगह की तस्वीरें चलो हम आपको दिखाते हैं। हमारे स्क्रीन पर आप 2 जगहों की तस्वीरें देख पा रहे होंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु की। इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार को बीजेपी घेरती हुई नजर आई। दरअसल कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार से राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि राज्य सरकार को इस संवेदनशील मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर के कड़ी निंदा तो जताई ही, साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। यह प्रदर्शन राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें त्रिची कलेक्टर कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु सरकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान कर उन्हें तुरंत निर्वासित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसे तत्व गंभीर खतरा बन सकते हैं।
ये प्रदर्शन की तस्वीर रही जो हमने आपके साथ साझा की है। और अब जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बयान हैं। यहां पर कांग्रेस की सत्ता को लेकर के बीजेपी की तरफ से पलटवार सामने आया है। बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बीजेपी को पाकिस्तान के बोल तक को करार दे दिया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा, जरा समझिए इन दोनों के बयान से। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी? चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के उन्होंने कड़ा रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह हमला दरअसल पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत इसका पर्याप्त जवाब दे। सचिन पायलट ने यह भी याद दिलाया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और संसद पर हमला हुआ था तब सोनिया गांधी ने संसद में खड़े होकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताया था और कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने दोहराया कि आज भी कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ है। जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूं वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है। और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पहलगाम
तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के मशहूर लाल मस्जिद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो पूरे देश में बहस का मुद्दा बन चुका है। वीडियो में मौलवी पूछते हैं कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ता है तो क्या यहां मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। इस घटना ने पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल और देशभक्ति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी चरमपंथियों ने एक बार फिर भारत विरोधी रैली निकाली है, जिसमें खुलेआम भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और खालिस्तान समर्थक झंडे और पोस्टर लहराए गए। इस रैली पर न सिर्फ भारतीय समुदाय ने नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि भारत सरकार ने भी कनाडाई प्रशासन से इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं भारत में ईरान दूतावास ने जानकारी दी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस गुरुवार 8 मई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वहां के अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब्बास अराघची की ये यात्रा भारत ईरान के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान विदेश मंत्री का जो है यात्रा तय हो चुका है। भारत ईरान कूटनीति को लेकर के ये एक बड़ी उम्मीद सामने खुल करके आ रही है। और एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले। निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अवमानना याचिका पर आदेश जल्द दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देंगे संक्षिप्त आदेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ ऐसी गंभीर है। सीजीआई पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के पूरा मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट निर्देशात्मक आदेश देगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेकर कथित रूप से की गई अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगा। याचिका में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राजधानी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अब एकीकृत कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तीनों स्तरों की सरकारें एक ही पार्टी की है और इसमें कार्य जल्द से जल्द होगा। दिल्ली का हमारा जो भी विजन है वो ये है, क्योंकि तीनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं, तीनों सरकारों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अभी कोई भी ब्लेम गेम नहीं चलता है। जो हमने 4 दिन पहले की बारिश देखी उसमें देखा कि हर डिपार्टमेंट के पास में अपने कंप्लेंट सेंटर जो है वहां पर कॉल्स जाते हैं। सभी का इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम बने। यहाँ पे एनडीएमसी के जो है बिल्डिंग में स्मार्ट सिटी में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है, जो अभी केवल एनडीएमसी के काम आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, फ्लड और हमारा जल बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट का एक ही कंट्रोल से हम यहाँ पे कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें कि आप इसी नंबर पे अपने वाटर लॉगिंग के लिए, और ये स्पेशली मानसून को देख के हम कर रहे हैं, एक ही नंबर हो। अब वो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग नंबर पे फोन करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ये सड़क किसकी है, पीडब्ल्यूडी की है, डीडीए की है, एमसीडी का काम है, जल बोर्ड का काम है। तो लोग एक ही नंबर पे फोन करें और एक ही नंबर से यहाँ से जो से डिपार्टमेंट का काम होगा वहां से हम उसको डाइवर्ट कर देंगे। दिल्ली का हमारा जो भी विजन है वो ये है, क्योंकि तीनों सरकारें एक ही पार्टी।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर कहा गया है कि वो पहले इस क्षेत्र में आ सकती थी, लेकिन शांति और अस्थिरता के कारण अब वो पहले नहीं गई। अब वो बरहामपुर पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगी और धुलियाना जाकर उन लोगों को मुआवजा देंगी जिनके घर और दुकानें को जो है यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो इस दौरे से मुर्शिदाबाद में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी प्रयास करेंगी। पहले जा सकते थे, लेकिन जब तक हमारा कोई चीज अगर कुछ हो, स्टेबिलिटी ना आए, पीस मेंटेन ना हो, तब तक हम लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये हम बराबर मांगते हैं। स्टेबल बहुत दिन से हो गया, लेकिन हमारा जगन्नाथ धाम का प्रोग्राम था, वो बहुत दिन पहले हम अनाउंस किया था, तो वो प्रोग्राम करके उसको इस्तेमाल करके तब मैंने आज जा रहा हूँ। लेकिन वेदर अभी हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करना सेफ नहीं, कभी कभी बारिश आ जाता है, कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज इतना खराब हो गया है, कभी कभी टॉर्नेडो आ जाता है, टॉर्पेडो आ जाता है। इसके लिए बहुत मुश्किल से हमको प्रोग्राम बनाने पड़ता है, बहुत दूर दूर का प्रोग्राम है। पहले जा सकते थे, लेकिन जब तक हमारा कोई चीज। वही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी दीनदयाल आवास योजना के तहत हुए वित्तीय घोटाले से जुड़ी है। आरोप है कि छोकर और उनकी कंपनी पर करीब 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है, जो एक बड़ी जांच का हिस्सा है। तो वही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया और वहां की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। दौरे के दौरान उन्होंने केंद्र पर मौजूद नागरिकों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रियंका गांधी ने अधिकारियों को सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यगति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दौरे का मकसद था जन सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आज शिरडी साईं मंदिर को लेकर एक गंभीर धमकी मिली है। श्री साईं बाबा संस्थान को एक ईमेल के माध्यम से पाइप बम से मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद साईं बाबा संस्थान ने सुरक्षा को और मजबूत किया और शिरडी पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस विभाग इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट मोड में और घटना की जांच कर रही है। तो वही नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने हाल ही में एपीएमसी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कोल्ड स्टोरेज और फल मंडियों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। यह अभियान क्राइम ब्रांच और जोन 1 के 30 अधिकारियों और 100 कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो वही नाला सुपारा के हिल व्यू सोसाइटी में एक गंभीर विवाद सामने आया, जब अक्षय द्वीप भारत कुमार विस्वाड़िया नामक गुजराती व्यक्ति ने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक बयान दिया। इस बयान के बाद सोसाइटी के कुछ लड़कों ने युवक को पकड़ करके जम करके पीटा। रीजन ऐसा था कि कुछ व्हाट्सएप पर लोग चैट कर रहे थे, तो उन लोगों ने आपस में चैट करते समय जो इस अखंड हिंदुस्तान के जो दैवत जिसे हम मानते हैं राजा छत्रपति शिवराय, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ आक्षेपार्ह टिप्पणी कर दी। तो उस टिप्पणी का मतलब उनकी मानहानि और अपमानजनक वो वक्तव्य था। इस कारण सभी माहौल खराब हुआ है, सब लोग भड़क उठे हैं। तो सब लोगों को हम लोगों ने शांत कर दिया और पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। पुलिस का एक रीजन ऐसा था कि कुछ व्हाट्सएप।
आज बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्रीय आयोजन की जो न सिर्फ युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करता है बल्कि उन्हें देश और दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। इस रिपोर्ट को देखिए। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांच और गर्व से भर उठा। अंडर 19 तीरंदाजी मुकाबले के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार के 5 जिलों भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सौंपी गई। इन जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत का कहना है कि देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके रहने, सुरक्षा और प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की फिजिकल चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता में भी इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक हर कोई प्रतियोगिताएं देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंच रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हमने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया और हर कोई बहुत उत्साहित है। मैं भागलपुर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन खेलों को देखने जरूर आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भागलपुर राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने, बच्चों को भी दिखाएं। नहीं, चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपनी टीम को ये बोल के रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है कि हम बेस्ट कर सकते हैं, सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने ये नई पहचान कायम। इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों के काफी उत्साह रहेगा और सीख करके लोगों से उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, खान पान और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो राज्य को खेल जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ हो रही है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा और बिहार को एक मजबूत खेल परंपरा वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भागलपुर के स्टेडियम मैदान। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।